पाकिस्तान की 93,000 फौजी ने सरेंडर कर दिया। मारा तहलका मच गया। सुबह लाशें ऐसे तैर रही थी। एयरफोर्स के विमान हवा में उड़ते हैं, तहलका मचा देते हैं। कहां पर? पूर्वी पाकिस्तान। जब पाकिस्तानी नेवी इधर से निकली, मार के धज्जी उड़ा दिया सब नेवी का। लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत खतरनाक चाल चला। दिल्ली से आदेश दिया गया कि आप नहीं लड़ पाइएगा, वापस हटिए। उन्होंने कहा 1.25 लाख एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम लो। पाकिस्तानियों के पास एक बहुत खतरनाक हथियार था, PNS गाजी। अब ये अपने अब्बा को बुलाया, अमेरिका यहाँ से चल दिया अपना बड़का जहाज लेकर, 7वां बेड़ा। परमाणु बम था। इंदिरा गांधी के तो हालत खराब हो गई। इन्होंने कहा रसिया को, इसने भेज दिया अपना 40वां बेड़ा। और वो एयर डिफेंस इतना खतरनाक था, मोदी जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, हवेली पे भेज दे। हवेली पे मामा ठाकुर बैठा है, अमित शाह। ये देश कौन है? बांग्लादेश। देखिए, पहले ये बांग्लादेश नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान इस साइड में पश्चिमी पाकिस्तान था और ये साइड में पूर्वी पाकिस्तान था। अब आप देखिए, ध्यान से समझिए। इस देश का मतलब करता धरता था जिन्ना। खैर, नाथूराम गोडसे थोड़े से गलती हो गई, उसको गलत आदमी का एड्रेस बता दिया गया। वो मारना चाहता था जिन्ना को, मार दिया किसको? गांधी। गलती हो जाता है ना कभी कभी, आदमी गलती से ईंटा चला के दूसरे को मार देता है, फिर कहता है हल्ला गिलो। नहीं, ईंटा चलाता है, दूसरे को मार देता आदमी। नाथूराम गोडसे को जिन्ना को निपटाना चाहिए था और 5 साल पहले निपटाना चाहिए था, शिमला सम्मेलन से पहले, 1944। समझ में आ गया कि नहीं? 44 के बाद तो कंट्रोल के बाहर हो गई। सरदार पटेल जिसने भारत को यूनाइट किया, उसने तक साइन कर दिया भारत के विभाजन। सोचिए, सरदार पटेल ने भी कितना उब गए होंगे, क्योंकि 44 के बाद जिन्ना उघारे नाच रहा था। मतलब जहां तहां दंगा करा रहा था, जहां तहां दंगा करा रहा था। मजबूरी बन गई थी भारत का विभाजन, मजबूरी हो गई थी यहाँ पर। 44 से पहले नाथूराम गोडसे निपटा दिया रहता ना, कामे बन गया रहता है। अब लेकिन देखिए, जिन्ना को भी देखिए कैसे, जो देश का विभाजन किया, ऐसे कहीं देश मांगा जाता है? ये दिमाग देखिए उन गधों का। ऐसे कोई देश मांगता है कि ये वाला एरिया मेरा, ये वाला एरिया मेरा? वह देश कभी आगे नहीं जा सकता है जिसकी नींव संविधान नहीं बल्कि धर्म के आधार पर रखी गई हो। कभी आगे नहीं जाएगा, क्योंकि धर्म ऐसा चीज है जिसमें अपडेट नहीं हो सकता। अपडेट नहीं चाहिए। और दुनिया किस पे चलती है? अपडेट। धर्म में अपडेट कीजिएगा, बवाल हो जाएगा। तनी अपडेट करके देखिए ना, आप तनी तुरंत मार हो जाएगा। पहले ही आप ही को फॉर्मेट मार देगा। आए हैं यहाँ पे प्ले स्टोर पे अपडेट करने के लिए, मारेगा फॉर्मेट मार, चल जाएगा। इसलिए वो देश हमेशा पीछे चला जाता है, धर्म की बुनियाद पे रहेगा तो। इसलिए धार्मिक चीजों के लिए आपके लिए उम्र है 50 साल के बाद। आप सब लोग धार्मिक चीजों में जाइएगा। अभी आप करियर बनाइए, करियर बन जाए तो परिवार को देखिए, परिवार बन जाए तो आप देश के प्रति करिए कि हमको देश के लिए कुछ करना है। बूढ़े उड़े हो जाए 50-55, आराम से रिटायरमेंट प्लान सबके लिए सेट। अब अपने भजन कीर्तन, नमाज, कुरान, गुरुद्वारा में लग जाइए, एकदम बढ़िया से लग जाइए। अभी नहीं, अभी आपका उम्र किस चीज का है? पढ़ने का, करियर बने। नहीं तो ये गधों की तरह हो जाएगा। 2 जगह ले लिया यहाँ से। दिमाग से ज्यादा जिन्ना के पास घमंड था। अरे वो जिन्ना ठीक आदमी था ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? जिन्ना के बाप की एक ही गलती थी, जिन्ना। उसका बाप बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसके जीवन में एक ही गलती होगी, क्या? जिन्ना। और नाथूराम गोडसे की और गलती याद तुमको, उस समय कोई उसको मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। 44 के टाइम पे निपटा देता ना, कोई दिक्कत नहीं होता। यकीन मानिए, नहीं दिक्कत होता। जिन्ना ने मजबूर कर दिया। गांव गांव में जब दंगे होंगे तो आप क्या कहिएगा जी? जिन्ना ने स्पष्ट बोला था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। खुलेआम कोई बोलता है कि हम दंगे कराएंगे? वो चोट्टा खुलेआम बोल दिया और भयानक से भयानक हो गए। खैर, उसको आप सुधार नहीं सकते हो, उसकी रूह भी उसको ना गाली दे रही होगी कि इसके शरीर में घुसे थे हम। आगे देखते हैं यहाँ पर। तो ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये इतने कमीने हैं कि इनको कहते हैं कि रे बंगाली। यहाँ पे बंगाली भाषा बोली जाती है, क्योंकि भाई पूर्वी पाकिस्तान आज न था, हमारा बंगाल था। क्योंकि ये जब था तो दोनों एक में थे सब, बंगाल। तो अंग्रेजों ने देखा कि भैया यहाँ का मुसलमान भी पढ़ा लिखा है, यहाँ का हिंदू भी पढ़ा लिखा है। अंग्रेजों को लग गया कि हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द यही होंगे। तो 1905 में इसने इसका विभाजन कर दिया। इधर रखा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इधर रखा पूर्वी बंगाल, ईस्ट बंगाल। समझ में गया? और वही ईस्ट बंगाल आगे जाके क्या बन गया? पूर्वी पाकिस्तान। और वही आगे जाके बांग्लादेश। और ये बेचारा पश्चिम बंगाल पश्चिम में रह गया, जबकि भारत के नक्शा के हिसाब से ये पूरब में है। दिख रहा है? भारत के नक्शा के हिसाब से पूरब में। लेकिन वो भारत के हिसाब से थोड़े विभाजन हुआ था, वो तो बंगाल का विभाजन हुआ था। इधर वाला पूर्वी बंगाल, इधर वाला पश्चिम बंगाल। अब अंग्रेजों को अब ध्यान से आप आगे समझते हैं। तो जब देश आजाद हो गया तो अंग्रेज पाकिस्तानी जो थे सब इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करते थे, इन्हें काला कलूठा कहते थे। अब जैसे बंगाल के लोग नॉर्मल होते हैं, जैसे हम लोग का जो कलर होता है, बंगाल में कमोवेश लड़का मतलब एवरेज आदमी का यही कलर, कर्क रेखा के पास से गुजरेंगे तो ना गोरे होंगे ना काले ही होंगे, मीडियम रह जाएंगे वहां पर। अब ये उसको काला कलूठा बोलते थे सब।
नाटुर बोलता था सब। यहाँ पंजाब का एरिया है, पंजाबी लंबे लंबे होते हैं। आपको पता है कि ज्यादातर पंजाब पाकिस्तान में ही चला गया। हमारे यहाँ जो पंजाब बना है, देखते हैं पंजाबी कितने हिष्ट पुरुष होते हैं। इनको नाटा, बकलोल, बंगाली गाली देता था सब यहाँ पर। हद तब हो गया जब यहाँ के एक बहुत प्रमुख नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, वो चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के वजह बाद भी उनको शपथ नहीं दिलाया क्योंकि वो बंगाली थे। ऐसा हाल होगा। अभी बताइए, अगर कोई बिहार से चुनाव जीतता है, उसको इसलिए शपथ नहीं दिलाया जाता है कि तुम बिहारी हो, तुम मंत्री कैसे हो सकते हो, गृह मंत्री कैसे हो सकते हो, प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हो। ये बिहार में बगावत होगी कि नहीं होगी? वही हाल हो गया यहाँ शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को बुलाया गया कि आओ शपथ, नहीं दिलाया सब यहाँ पे शपथ दिलाने, और न तो बंदी बना दिया, कहा कि तुम बंगाली मंत्री प्रधानमंत्री बनेगा। भाई ऐसे बवाल हो गया। यहाँ के लोगों के अंदर बगावत हो गई। यहाँ पर जब ये लोग बगावत की मांग करने लगे तो पाकिस्तानी आर्मी गई यहाँ पर और 30,000 महिलाओं का रेप किए थे सब। ये सब इनसे आप कभी इंसानियत की उम्मीद मत रखिएगा। ये हरामी अपने देश के नहीं हुए सब, हम लोग के क्या होंगे सब, समझ में? अपने देश के नहीं हुए सब। घर में घुस घुस मार दिया सब वहां के। अब यहाँ के लोग पूरी तरह से त्रस्त हो गए। शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ बंदी बना लिया गया। अब यहाँ आई इंदिरा गांधी, कहीं की चोट्टा कहीं का, तुम ढेर नौटंकी करता है। तुरंत बुलाई मानेकशॉ को। सैम हारमुस जी, प्रेम जी, जमशेद जी मानेकशॉ पूरा नाम था उनका। हमारे सेनापति थे वो मानेकशॉ साहब। कहे कि युद्ध करिए, मारिए इसको। मानेकशॉ कहे कि नहीं, युद्ध कर ही नहीं सकते, अभी हम तैयार ही नहीं है, बरसात बाद ही युद्ध होगा। क्योंकि मानेकशॉ, इनको तो आइडिया नहीं था इंदिरा गांधी को, इनको चुनाव का आइडिया, युद्ध का आइडिया तो सेनापति को होता। वो कहे कि बरसात का समय है, जून का महीना, आप कैसे कर दीजिए युद्ध? कोसी नदी बाढ़ लाएगी, महानंदा बाढ़ लाएगी, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा में बाढ़ आया रहेगा, पूरा बांग्लादेश दौड़ जाएगा, हम जाके मरेंगे वहां पे, नहीं लड़ेंगे। कैसा सेनापति है? कैसा सेनापति? कौन? बहादुरी और बेवकूफी में अंतर होता है। इंदिरा गांधी कहेगी बताइए लड़ना कब है आपको? मानेकशॉ ने कहा था कि जब लड़ाई होगी ना तो लड़ाई लंबी चलेगी। हम चाहेंगे कि लड़ाई लंबी ना हो, लेकिन लड़ाई खींच जाती है लंबी, क्योंकि जितना हम प्री प्लान करके जाते हैं उतना होता नहीं है, हो सकता है लंबे हो जाए। तो इस बीच जब तक बरसात नहीं खत्म हो जाता है, आप अंतर्राष्ट्रीय दौरा कीजिए और अपने गुटों को मजबूत कीजिए कि युद्ध के समय जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव आए तो आप कैसे झेलिएगा वहां पर। इंदिरा गांधी ने कहा कि अच्छा ही बात है। तो मानेकशॉ ने याद दिलाया, याद कीजिए आप लोग को, जब रूस फंस गया था श्रीलंका में, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो भारत ने वहां से अमेरिका को खदेड़ने में मदद किया था लिट्टे के थ्रू। यहां पर आप रूस से संबंध को ठीक कीजिए और इधर हम अपनी सेना को ट्रेनिंग देते हैं और इस समय सेना ट्रेनिंग भी ले लेगी यहाँ पर, और साथ में उधर बरसात भी खत्म हो जाएगा। इस बीच यहाँ शेख मुजीबुर रहमान और बंगाली लोग पूरे भड़क चुके थे और उन लोगों ने अपनी एक सेना बना लिया, मुक्ति वाहिनी। और उस मुक्ति वाहिनी को हथियार कौन दे दिया? भारत। ट्रेनिंग कौन दे दिया? भारत। अब मुक्ति वाहिनी तैयार। बरसात का समय बीत गया, ठंडी का दिन आ गया, दिसंबर का महीना था। अचानक से यहाँ आगरा एयरपोर्ट से, गोरखपुर एयरपोर्ट से, बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी से अचानक एयरफोर्स के विमान हवा में उड़ते हैं और तहलका मचा देते हैं। कहां पर? पूर्वी पाकिस्तान में। एयरफोर्स पूरा तबाही मचा दी पूर्वी पाकिस्तान में। और नीचे पड़ी थी मुक्ति वाहिनी, जिसकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? इंडियन आर्मी। गोली चलाने वाला मुक्ति वाहिनी बंगाली था, लेकिन उसका कमांडर भारतीय था। इंडियन आर्मी के कमांडर सब कमांड किया था उसको मार, क्योंकि गोली चलाने वाले को आइडिया नहीं ना रहता है कि कैसे मारना है, सेना को कैसे बिछाना है। एक आम आदमी को कह दो पटना शहर को घेरो तो पता नहीं चला, भीगने पहाड़ी पे पहुंच जाएगा उसका पूरा स्ट्रेटजी होती है ना। तो सेना का कमांड कौन कर रहा था? इंडियन आर्मी। और लड़ कौन रहा था? मुक्ति वाहिनी। इधर से नेवी लगा दिया गया, नीचे से किसे लगा दिया गया? नेवी। और नेवी इधर से जो तबाही मचाई जिसका कोई हद नहीं। और यहां लगाया गया था आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत जो था उसी के जगह दूसरा बनाया गया, आईएनएस विक्रांत 2 है। जैसे बाहुबली, महेंद्र बाहुबली की जगह पे अमरेंद्र बाहुबली, वैसे विक्रांत। तबाही मचा दिया और देखते देखते महज एक हफ्ता में जो पाकिस्तान की यहाँ आर्मी थी वो सरेंडर बोल गई। आर्मी थोड़ी चुट्टा बलात्कारी था, सब उसे मारा सब इंडियन आर्मी वाला घुस घुस के। अब मुक्ति वाहिनी वाला वो जान लिया सब ना, क्योंकि उनको देश के लिए भी लड़ाई लेना था, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का भी बदला लेता। गोल घुस घुस के मारा सब, वहां मरने के बाद भी मारा था सब। मुक्ति वाहिनी वाला मार चुट्टा कह क्या पाकिस्तानी, तुम लोग बहुत बुरी तरह यहाँ पाकिस्तानी मरने लगे सब। अब यहां से पाकिस्तानी सेना रीइंफोर्समेंट के लिए हवाई जहाज से उड़ान भरी, मार के जयपुर के ऊपर गिरा दिया सर। चट्टा कहीं का, कहा कि तो पगला हो गया है, ऊपर से जाएगा तुम, यहाँ से ऊपर से मार के गिरा दिया। एयरफोर्स जा नहीं सकी, पैदल आर्मी की हिम्मतें नहीं हो रही थी कि जाए यहाँ पे, हिल के जाएगा पैदल, यहाँ से बिहार बीच में पड़ता है हाँ? लौटेबे नहीं करते लोग, कसम से बता रहे हैं। अगर तुम एक बार कोई बिहार से जाए, हम पकड़ेंगे जिसको, हम तो नहीं लौटाएंगे। चाहे तुम यूएनओ में केस करो, जनेवा में केस करो, नहीं लौटाएंगे। स्टाफ रखेंगे यहाँ, लाइन लगाएगा वो, नहीं समझ में?
आई कार्ड चेक करने में लगाएंगे यहाँ पे, सब यहाँ पे ना लौटाएगा आदमी, यहाँ पे छोटा फ्री में मिल रहा है, बंधुआ मजदूर काहे छोड़ेगा आदमी। पुरानी यादें ताजा होंगी, हमारे पूर्वज बंधुआ मजदूर रखते थे, हम गए नहीं यहाँ पर। उसके बाद उसने सोचा नेवी से लौटा जाए, तो पाकिस्तानी नेवी इधर से निकली। जब पाकिस्तानी नेवी इधर से निकली, मार के धज्जी उड़ा दिया सब नेवी का, पूरी तरह से तबाह हो गया पाकिस्तानी नेवी। अब भारत के सामने जीत एकदम हाथ में आ गया था। एक हफ्ता के अंदर अंदर पाकिस्तान लग गया था कि अब हारेगा, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत खतरनाक चाल चला। उसको पता था कि इंडियन आर्मी इस साइड में ध्यान नहीं दी हुई है, और हकीकत में यहाँ एक जगह है लोनेवाला, लोंगेवाला में महज 120 फौजी तैनात थे, महज 120 फौजी। और उनके जो कमांड जो मेजर थे, कर्नल मेजर चांदपुरी, कौन थे? मेजर चांदपुरी, महज 120 फौजियों की टुकड़ी लेकर खड़े थे। 120 फौजी मतलब बहुत कुछ नहीं होता, एक छोटा सा पोस्ट था, और उसके जस्ट पीछे जोधपुर एयरपोर्ट था। उस समय की जहाजें रात में उड़ान नहीं भर सकती थी, 1971 का जमाना बहुत पुराना था, रात में जहाजें उड़ान नहीं भर सकती थी। पाकिस्तानियों ने क्या किया, अपना पूरा टैंक रेजिमेंट लेके चले हैं। सब टैंक आप देखे होंगे, युद्ध में होता है टैंक वगैरह, इस पे बम गोला बारूद का असर नहीं करता है, इस टाइप का रहता है टैंक। यहाँ पूरी की पूरी टैंक रेजिमेंट लेके चले, और 6000 फौज लेके चले आए। सोचिए 100 ठो टैंक और 6000 फौज लेके कहां चल गए सर? लोंगेवाला। और घुसे सब रात में, उनको पता था कि 100 फौजियों को निपटाने में आधा घंटा लगेगा, टैंके कचार देंगे यहाँ पर, और उसके बाद चल जाएंगे जोधपुर एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट कुछ कर नहीं पाएगी, टैंक से मार के एयरपोर्ट तोड़ देंगे, कब्जा हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ खड़े थे मेजर चांदपुरी। इनको जब खबर हुआ कि 6000 फौजी आ रहे हैं पाकिस्तानी, 6000, और पूरी टैंक रेजिमेंट है उनके साथ, तो मेजर चांदपुरी को ऊपर दिल्ली से आदेश दिया गया कि आप नहीं लड़ पाइएगा, वापस हट जाइए। उन्होंने कहा 1.25 लाख एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम लो। भाई उस सिख सरदार है, 1.25 लाख से नीचे बती नहीं करता है। समझ में गए? उनका धार्मिक नारा है कि चिड़िया नू में बाज लड़ावा, मतलब चिड़िया से हम बाज को लड़ा देंगे। बाज जब आसमान में उड़ता है ना, कोई चिड़िया नहीं दिखती है, भाग जाते हैं सब, खा जाता है पकड़ के वहां पे बाज। तो चिड़िया नू में बाज लड़ा, गीदड़ नू में शेर बनावा, मतलब गीदड़ को भी शेर बना सकते, और 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखावा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब गोविंद सिंह को अगर मानते हो ना, तो तुम्हारे अंदर हिम्मत ऐसा होना चाहिए कि सामने 1.25 लाख की फौज खड़ी हो तो तुम पीछे नहीं हटो। ये मतलब नहीं कि आप 1.25 लाख से लड़ लीजिए, 1.25 लाख बहुत ज्यादा ही आबाद है, लेकिन मतलब ये है कि अगर तुम अकेले खड़े हो ना, 1.25 लाख की फौज भी खड़ी हो तो तुम पीछे मत लौटो यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हम अकेले 1.25 लाख की 6000 कौन सी मतलब होता है, एक तो मार के रद्द कर देंगे यहाँ पे मेजर चांदपुरी के सामने। लेकिन फिर भी देखिए, बहादुरी और अकलमंदी में अंतर होता है। आप संख्या बल बहुत मायने रखती है युद्ध में। उनके सामने कोई समस्या था, उनके पास टैंक को उड़ाने के लिए एंटी टैंक माइंस थे, जिनकी संख्या महज 3 से 4 थी, और उसके बाद टैंकों की संख्या 100 थी। उन्होंने क्या किया ना, टिफिन जो होता है ना खाना खाने वाला, जमीन में टिफिन गाड़ दिए, और आगे थोड़ा सा 3-4 गो माइंस था, उसको बिछा दिया। आया टैंक और माइंस पे चढ़ा, उधिया गया। क्या हो गया? उधिया गया, टैंक उड़ गया। पाकिस्तानी डर गया, रे बाप रे, इंडिया वाला सब जो है सब माइंस बिछा के रखा है सर, तुम उधर से चलो। उधर से गया तो वो उधिया गया, अगवा 3-4 गो ओरिजिनल रखे थे। अब पाकिस्तानी को डर हो गया, जैसे 3-4 गो टैंक उधिया है, डरा गया सभी सब, इसे पाकिस्तानी सब यहाँ पे। अब उन सबको लगा कि बहुत टैंक बिछा है, तो इसे पैरों से दाब के देखा, सका अरे बाप रे यहाँ है। अब उसके लिए उस सब बैक रीइंफोर्समेंट मंगाया सब इंजीनियरों की, और वो इंजीनियर सब टैंक को माइंस को डिफ्यूज करने लगा। इतना डरपोक था सब कि रात भर उन सब को डिफ्यूज करने में लग गया। सुबह जब रोशनी हुआ तो पता चला खाना खाने वाला टिफिन है। अब रोशनी होने के साथ भारत को एक फायदा तो भारत को एक लॉस भी था। हमारे महज 120 फौजी दिखने लगे सब कि ये तो इतनी ऐसा है सब, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द था। अब पाकिस्तानियों का मनोबल बढ़ गया कि ये तो मुट्ठी भर ऐसा। अब 6000 फौज में 120 दिखेगा कहीं, अरे इतनी सा तो 120 हो ही जाएगा सब यहाँ पर, 6000 यहाँ पे। अब पाकिस्तानी से टैंक लेके हमला करने लगे सब यहाँ पर। अब हमारे बहुत सारे सैनिक क्या हो गए, शहीद हो गए। अब तब तक सुबह की किरण का इंतजार कर रहे थे जोधपुर पर खड़े एयरफोर्स के जवान। सुबह की किरण हुई, जोधपुर से निकले सब हंटर विमान, मारा सब, तबाही मचा दिया सब। पाकिस्तानी अपना टैंक छोड़कर भागे थे सब। आज भी उनकी रिकॉर्डिंग हमारे इंडियन आर्मी के पास रिकॉर्ड है। वो कहते कि इंडियन आर्मी हमें मधुमक्खियों की तरह घेर लिए, हमें भागना पड़ेगा। टैंक छोड़कर भाग गए सब यहाँ से, पूरा का पूरा। आज भी हमारे आर्मी के म्यूजियम में वो टैंक सही सलामत रखे हैं सब, और वो टैंक अमेरिका ने दिया था कि ये बहुत मजबूत टैंक है। यहां तो पाकिस्तानियों का मनोबल गिर गया,
यहां पाकिस्तानी घिर चुके थे। अब पाकिस्तानियों के पास एक बहुत खतरनाक हथियार था, पीएनएस गाजी। एक पनडुब्बी थी जो पानी के अंदर चलती थी। पनडुब्बी कहां चलती थी? पानी के अंदर। पनडुब्बी हमेशा पानी के अंदर चलते हैं सब, और अंदर अंदर मिसाइल मार देते हैं सब। तो उसका नाम था गाजी, पीएनएस गाजी। वो पनडुब्बी अमेरिका के लिए था, लेकिन अमेरिका भारत से नफरत करता था, इसलिए उसने किसे दिया था? पाकिस्तानी को दिया था। अब उसने टारगेट दिया पीएनएस गाजी को कि तुम निकलो और सीधे जाओ हिंद महासागर होते हुए बंगाल की खाड़ी में, तुम्हें किसी को नहीं मारना है, विक्रांत को मार के गिरा देना। अब देखिए, पनडुब्बियों को साइलेंट किलर कहा जाता है। हिटलर की सबसे बड़ी ताकत पनडुब्बी, पानी के नीचे रहती है, पता ही नहीं चलता कब मार के चल जाएगी। अब भारत को टेंशन हो गया, इससे जुड़ा भी तो मार के गिरा देगा, अब बहुत खतरनाक। लेकिन इन चोट्टों ने जो बात किया, यहां से जैसे वो केरल को क्रॉस किए थे, तो उन्होंने इनका एक तो रेडियो सिग्नल हमारे इंजीनियरों ने ट्रैक कर लिया। उस पर उन्होंने एक लुब्रिकेंट मांग रहे थे, जो लुब्रिकेंट जो होता है लिक्विड, वो केवल पनडुब्बी में प्रयोग होता है। तो भारत को पहले ही पता चल गया कि पीएनएस गाजी निकल चुकी है। अब मेन खतरा था विक्रांत को बचाना, क्योंकि अगर विक्रांत डूब जाता तो पूरी सेना का मनोबल डूब जाता, क्योंकि पूरी सेना का सबसे बड़ा हथियार था आईएनएस विक्रांत। इतना बड़ा था कि इसके ऊपर जो पानी वाली जहाज थी और इसके ऊपर एयरपोर्ट बनाया गया था, उस पर एयरफोर्स के जहाज उतरते थे, और उन जहाजों को ये क्या करता था, ये घाटे लगा देता था ले जाके घाट पे, बांग्लादेश के घाट पे, और वहां से उड़ के बम गिरा के और उतर के सुस्ताता था। बहुते मारे हम ढाका में बम गिराए हैं। और ये इतना बड़ा था कि ना इसके पास खाने की कमी थी, ना राशन की कमी थी, ना आराम करने के लिए कोई दिक्कत था, ना ही इसके पास कोई भी डीजल पेट्रोल की कमी थी। इतना बड़ा था ही, यहाँ पे यहां से भीगना पहाड़ी तक था, उतना बड़ा, यहाँ पे 200 मीटर इतना लंबा था, यहाँ पर बहुत ज्यादा था। अब बताइए, ये अब दिक्कत था, यहाँ इसको गिरा था। अब पीएनएस गाजी के पास क्षमता थी, वो डुबा देता विक्रांत नहीं बच पाता, क्योंकि वो अमेरिका का सबसे खतरनाक पनडुब्बी थी। अब भारत सरकार को डर हो गया, तो इसको क्या किया गया ना, विक्रांत को छुपा दिया गया। कहां छुपाया गया किसी को नहीं पता, बस हम आपको इंटरनल बताते हैं कि अंडमान निकोबार में था, बट हम वो नहीं बता सकते आपको कि अंडमान में कहां था, क्योंकि सबके लिए जिम्मेदारी होती है। जैसे आप किसी चीज को जानते हैं, तो आप जानते हैं तो बहुत सारे लोग आपकी बातों को ध्यान नहीं देंगे, ना ही आप बातों को उतना पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम अगर बोल देंगे तो बात पहुंच सकता है, और आगे जाके दिक्कत हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो उतना ही जानिए जितना बार आपका काम है, क्योंकि देश के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है। और हमको भले हम फौज में नहीं जा सके, लेकिन जिम्मेदारी, एटिकेट्स आज भी पूरी तरह एक फौजी वाला है। वो अलग बात था कि हमारा मेडिकल में हाथ टेढ़ा है, नहीं तो आज हम भी उसी में गए रहते। और आप लोग को एक और कहानी सुनने को मिलता कि एक और युद्ध हुआ था। हम लोग वेट करने वाले नहीं थे, लोग मार के निकलो यहाँ पर। तो कहां छुपा दिया गया? अंडमान निकोबार में। कहां छुपा गया? अंडमान निकोबार। और क्या किया जाए, तो इस पीएनएस गाजी को मारने के लिए डेप्थ चार्जरों की जरूरत थी। डेप्थ चार्जर एक ऐसा बम होता है जो ड्रम बराबर होता है, बहुत भारी होता है, और नीचे जाकर ब्लास्ट करता है। और ब्लास्ट करता है तो इतना तेज पानी का झटका मारता है कि पनडुब्बी अंदर से पचक जाती है, समझा? जैसे पानी का झटका मारेगा ऐसे यहाँ पर, तो पनडुब्बी क्या होगी, पनडुब्बी की दीवारें ज्यादा मोटा तो बना नहीं सकते, भारी होकर धंस जाएगा, लोहे की होती है, ज्यादा मोटा जैसे दबेगा, अंदर का कुछ इंस्ट्रूमेंट दबेगा, वायरिंग अलग होगा, कुछ ना कुछ ब्लास्ट कर जाएगा। अब हवाई जहाज है, हवाई जहाज अगर दब जाएगा तनी से, तो गिरना उनको फिक्स है, नहीं समझ में। अब वो डेप्थ चार्जर जो था वो था केवल आईएनएस राजपूत के पास, और आईएनएस राजपूत का इंजन खराब था। वो सर्विसिंग के लिए आया था विशाखापट्टनम में। कहां था? विशाखापट्टनम। युद्ध दिमाग से जीता जाता है। तो नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि एक काम करो, हल्ला कर दो ना कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम आया है, ताकि पीएनएस गाजी खोजते खोजते उसको कहां आएगा? विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम में उनके अब्बा इंतजार कर रहे हैं, आईएनएस राजपूत। तो अब हल्ला कैसे किया जाए? हल्ला ऐसा करना है, झूठ ऐसा बोलो कि सच लगे। तो क्या किया गया, आईएनएस विक्रांत पर जितने सैनिक तैनात थे उस समय 2500 फौजी थे, उन सबके घर पे मैसेज भेजा गया कि आईएनएस विक्रांत जो है विशाखापट्टनम आ रहा है। आईएनएस विक्रांत कहाँ आ रहा है? विशाखापट्टनम। जिनको जिनको अपनी फैमिली से मिलना है मिल लो। और सब लोग आ गए, लोग विशाखापट्टनम में, हमारा मिलना, हमारा बबुआ पे कैप्टन हो लो, कोनो करे हमारा बाबू पे खाना बनाता है। सबका अलग अलग उस पे डिपार्टमेंट होता है, कोई खाना बनाने वाला है, कोई सेलर है, कोई रडार मेंटेनेंस है, कोई डीजल मेंटेनेंस, सब आ गए लोग वहां पे। विशाखापट्टनम में हल्ला हो गया यहाँ पर, और विशाखापट्टनम की सब्जी मंडी में ऑर्डर दिया गया कि हमको 6 महीने का सब्जी चाहिए, 2000 किलो आलू, 10,000 अंडा चाहिए, बॉयल अंडा चाहिए होता है ना, एनर्जी। देखिए नॉनवेज में एक खासियत होती है कि आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। नॉनवेज जो होता है ना, अंडा, मीट, मांस, आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। और युद्ध लड़ने के लिए ये सब चीजों को थोड़ा सा जान, और वैसे भी कहा जाता है ये राक्षसी भोजन है, तो मार करने के लिए राक्षसी ये ना चाहिए, नहीं समझ में आए। सात्विक भोजन करके मार करिएगा, सात्विक भोजन करके आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, मार करना है तो कौन सा भोजन?
अब जब अंडा का इतना डिमांड हुआ, मीट का इतना डिमांड हुआ, चावल का डिमांड हो गया, पूरा मंडी में हड़कम मच गया। सारा दुकानदार खोज रहा है, अरे हमरा 10,000 अंडा का ऑर्डर आया है, 21,000 है, तुम्हारे पास है? कोई पूछे क्या होगा क्या होगा, अरे विक्रांत आ रहा है, विक्रांत आ रहा है। अब पाकिस्तानी जासूस घूम रहे थे सब विशाखापट्टनम, उस सब तुरंत पाकिस्तान फोन किया, एक तगड़ा न्यूज है, विक्रांत आ रहा है। सोचत नहीं तेरा विक्रांत आ रहा है, कोई विक्रांत नहीं आ रहा था यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए झूठ को इतना सफाई से बोलिए कि लगना नहीं चाहिए। समझ में आ गया नहीं? अब विक्रांत ये नहीं रहा था। अब वहां पे खड़ा पड़ा हुआ तो कौन? आईएनएस। ये खबर किसको दिया गया? पाकिस्तानी ने खबर किसको दी दिया? पीएनएस गाजी को। पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम की ओर जा रहा था, जहां पे छुपा हुआ था विक्रांत। इसको खबर हुआ तो ये मुड़ गया। कहां की ओर? विशाखापट्टनम की ओर। और विशाखापट्टनम पे कौन खड़ा था? आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत के सारे नेविगेशन को बंद किए गए। आईएनएस राजपूत का इंजन मेंटेनेंस में था, बंद था। कुछ भी आईएनएस राजपूत हलचल नहीं कर रहा था। जहां हलचल होगा ना तो उसमें सोनार लगा होता है, हलचल को पकड़ता है, सोनार हलचल को पकड़ लेता। कोई हलचल नहीं था। लेकिन पीएनएस गाजी का तो इंजन चल रहा था, इसका हलचल तो पता चल रहा था। आईएनएस राजपूत को खबर लगा कि पानी में कुछ हलचल है, तो इससे हमला तो कर नहीं सकते, क्या पता अपने जहाजिया हो। तुरंत पीएनएस गाजी को पहले ही बता दिया गया था कि आईएनएस राजपूत के पास कोई नहीं जाएगा। तो आईएनएस राजपूत को पता था कि ऑर्डर दिया गया है कि हमारे पास कोई नहीं आएगा। अब कोई आया है तो मरने आया है। मारा पीएनएस गाजी को, डेप्थ चार्जर मारा गया, एक डेप्थ चार्जर गया, दूसरा गया। उसके बाद अचानक से डेप्थ चार्जर फटता है तो उतना तबाही नहीं आती, वो अंदर बहुत झटका देता है। तो पहला झटका लगा अंदर, पानी हिल गया, दूसरा झटका लगा, पानी हिल गया, कुछ नहीं हुआ। एक पास 2 डेप्थ चार्जर था, बिगड़ल था ना आईएनएस राजपूत। अभी मारे कैसे? आधा घंटा बाद अचानक जैसे लगा कि पानी के अंदर परमाणु बम फटा। पीएनएस गाजी में जो छेद हुआ था ना, झटका लगा था, वो उसी कंपार्टमेंट में हो गया था जिसमें उसने बारूद रखा था। उस ससुरा अपने बारूदुआ से भड़क गया था। यहाँ पर झटका लगा ना तो भाई कहीं ना कहीं से पचकेगा। अब पचका अंदर तारपीडो और बारूद रखा, मारा तो हल्का मच गया। सुबह लाशें ऐसे तैर रही थी, आज ले आया गया, ऐसे घींच घाच रख दिया गया। पाकिस्तानियों को चाहिए तो ले जाना, नहीं तो हमारे यहाँ कौआ गीद बकुला का कमी नहीं है, घी दूध खा जाएगा सब यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ पे अब पाकिस्तान का पूरा मनोबल गिर गया था। अब अमेरिका का भी मनोबल गिरा, उसका टैंक यहाँ छोड़ के भाग गया। अब पीएनएस गाजी गिर गया यहाँ पर। अब भी ऐसा जहाज मारा जो खराब था। आईएनएस राजपूत खराब था, मार के गिरा दिया यहाँ पर। अब पाकिस्तानी इधर मुक्ति वाहिनी, इधर कौन है? मुक्ति वाहिनी। अब मुक्ति वाहिनी थोड़ी सी कमजोर पड़ रही थी क्योंकि वेल ट्रेंड तो फौजी थे नहीं। अब भारत ने क्या किया? अपनी इंडियन आर्मी खोजा, कहा कि लुका छिपी नहीं होगा। इंदिरा गांधी थी, बड़ी ढीठ थी, इसीलिए आयरन लेडी कहा जाता, बहुत ढीठ थी। लोगों ने उन्हें समझाया कि कूटनीति डिप्लोमेसी नहीं कहता है, आप मुक्ति वाहिनी को आगे कीजिए, इंडियन आर्मी को पीछे से सपोर्ट कीजिए, कोई क्या कहेगा। इंदिरा गांधी के बाढ़ में जब कोई क्या कहेगा, यहाँ पे हम महिला हैं, हमको इस सबसे मतलब नहीं बनता है, कोई क्या कहेगा, मारो इसको। महिला सबको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिएगा शादी ब्याह में ना दुल्हा जाएगा तो चावल फेंकते चल जाएगा, बाबू के बियाह हो लो। कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, कोई कुछ चुका है, हमको क्या मतलब है। अच्छा बता, आप अपने पिताजी से कहिएगा या चाचा जी से कि बियाह हो रहा है, आप चावल फेंकते जाइए, थमा देगा लोटा आपको, फेंक तो बियाह हो लो। लेकिन महिला सबको बस अपना टारगेट दिखता है, बबुआ का बियाह हो रहा है, मेरा राग अच्छा है या नहीं है, कोई क्या बूढ़ बाबू बियाह हो लो। हम तो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बूढ़ी माता गा क्या रही है, समझ में नहीं आता है क्या गा रही है। हा? आप लोग को समझ में आता है? समझे में नहीं आता, लेकिन उनको बिलीव होता है कि एकदम लता मंगेशकर है वो। आप लोग को भी समझ में नहीं आता, तू लोग की बूढ़ा होगी तो ऐसे ही करेगी लोग। तो इंदिरा गांधी कहेगी लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मुक्ति वाहिनी लो, इंडियन आर्मी को तुरंत आते मानेकशा से कहेंगे अब लड़िएगा ना, अरे हम पीछे कब हटे थे, मानेकशा कहेंगे एकदम एक नंबर, घुसा दिया इंडियन आर्मी अंदर। इंडियन आर्मी जो तहलका मचाई इसका कोई हद नहीं। लेकिन इंडियन आर्मी का मेन मकसद बांग्लादेश को स्वतंत्र कराना था। जो यहाँ पे यहाँ के जो राज्यपाल थे, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को तो गिरफ्तार कर लिया गया तो राज्यपाल शासन लग जाता। राज्यपाल जो घर में थे तो इंडियन आर्मी उनको नाश्ता करने के बहाने बाहर बुलाई और घरवा पे बम गिरा दी और उनको समझाई कि देखिए आपको बाहर निकाल के बम गिरा है। हाथ जोड़ लिया भाई, अब बताइए उस इंसान पे कितना बुरा, उसका मनोबल कितना गिर जाएगा जिसको घर से बाहर निकाल के बम गिराइए। घर देख रहा है कहाँ घर गिर गया है। उसकी पत्नी गरिया दिए रे चोटा, तू सरेंडर करेगा कि हम तोरा मारे, हम यहाँ पे हम ना मर तो तोरे साथ भाग यहाँ से यहाँ पे। अब भाई राज्यपाल के सरेंडर करने से सरेंडर थोड़ी हो जाता है। अब बिहार के राज्यपाल सरेंडर कर देंगे तो क्या बिहार सरेंडर हो जाएगा?
राज्यपाल के हाथ में नहीं होता, लेकिन एक संकेत होता है ना कि तुम्हारा कमांडर गया काम से यहाँ पर। अब यहाँ पर काम किया सबसे जबरदस्त बीबीसी वालों ने। बीबीसी ये न्यूज वाले हैं सब, बीबीसी वाले ने। देखिए भारत सरकार ने क्या किया, पैरा कमांडोज को उतारा। पैरा कमांडो, तो पैरा कमांडो जो पैरासूट से उतरते थे सब नाम, उस पैरा कमांडो के बीच में जैसे उतरे लोग तो कीचड़ में फंस जाते। तो पैरा कमांडो भी अचानक आके हमला करने के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं लोग, तो पैरा कमांडो उतारा गया। इसका खबर किसको लग गया, बीबीसी को। अब भारत की एक स्ट्रेटजी पैरासूट से पुतला गिराना, मतलब सेना नहीं पुतला। आई बीबीसी ने कह दिया कि 5000 कमांडो उतारे गए हैं। हवा से कितने कमांडर उतारे गए, पैरा कमांडो सबसे खतरनाक होते हैं। पूरी इंडियन आर्मी का सबसे खतरनाक पैरा एसएफ कमांडो होते हैं, जो ऑरेंज मैरून कलर का कैप पहनते हैं, पैरा कमांडो। उनका परेड भी अलग होता है। सारे लोग परेड जो करते हैं ना, ये कदम ताल पे करते हैं। अब वो नहीं, वो हथियार लेके वो कूद के ऐसे ऐसे उनका परेड होता है। वो कभी चलते नहीं है। पैरा कमांडो कभी भी आप परेड में ऐसे नहीं देखेंगे चलते हुए। यहाँ पर वो हमेशा हथियार लेके ऐसे और ऐसे 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 चलेंगे। जितना दूर जाना है उनको ऐसे ही कूदते जाते हैं। पैरा कमांडो उतारा गया किसको, पैरा एसएफ को। पैरा स्पेशल फोर्सेस उतरे थे तो 2-3, बाकी पुतला था। और पुतला भी था तो 200-250 पुतला। बीबीसी वाला हल्ला कितना कर, 5000। और बीबीसी इतना बड़ा न्यूज चैनल है ना कि लोगों ने बिलीव कर लिया। पाकिस्तान वाला डर गया, समझा। मुक्ति वाहिनी मार रहा है, इंडियन आर्मी मार रही है, एयरफोर्स मार रही है, नेवी मार रही है। ये बचा था सब 5000 कूद गया। सब किसके घर पे कूदा है सब कोई इसको क्या पता। अब कोनो घरे का ऊपर का दरवाजा बंद करके भाग गया सब, भाई सीढ़ी वाला बंद कर दो, कूदा है सब 5000। कहाँ है अब पाकिस्तानी आर्मी का, तो हालत खराब। पाकिस्तान को लगा अब कुछ नहीं हो सकता, तब ये अपने अब्बा को बुलाया, अमेरिका को कहा कि हमारी जान बचा लीजिए। आपको जहां सेना का अड्डा कहना होगा हम यहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे। आपका मन, आप हमारे घरे में रहिएगा, हमारे ससुराल में रह जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन करे तो आप जहां मन वहां रहिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी पत्नी वाला भी आपको कमरा दे देंगे, चल जाइए। अमेरिका चल आया हमला करने। भाई इन सबों के पास इज्जत नाम की तो कोई चीज नहीं है। अरे तुमसे लड़ रहे हो, बहादुरी से लड़ो। यहाँ पर हमारे मेजर चांदपुरी को आदेश आया था कि नहीं पीछे हटने के लिए, हटे थे क्या वो? इन चोटों के पास पूरी हार गए थे सर। कहा हम आपको अड्डा देंगे, सेना का अड्डा, आपको जहां रहना रहिए। यहाँ पर अमेरिका को तो पुराना दुश्मनी था भारत, उसको याद आया था हम्बन टोटा से उसको किसने लतियाया था, भारत। सारा खेल किसका रचा था। अब अमेरिका चल दिया यहाँ से बेड़ा लेकर अपना युद्ध करने के लिए। कहां से चला था अमेरिका, अपने यहाँ से चल गया। अमेरिका को बुलाया कौन, कहा कि बांग्लादेश को बचा ली। पाकिस्तान अमेरिका यहाँ से चल दिया अपना बड़का जहाज लेकर, 7वां बेड़ा। कौन सा बेड़ा, हम लोग का जो INS विक्रांत था ना, उससे डबल बड़ा ये था 7वां बेड़ा। इतना बड़ा जहाज था कि इसके ऊपर 40 ठो उड़ने वाले जहाज आते। इसके में परमाणु बम था, परमाणु बम लगा हुआ था। किसमें, 7वां बेड़ा। और इसके साथ पनडुब्बी, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट। मतलब ये जब चला था तो अपने साथ 30 से 35 पानी वाली जहाजों को लेके चला। ये अकेले चलता ही नहीं था, इतना खतरनाक। चल दिया 7वां बेड़ा लेके। अब भारत का हालत खराब। ये अकेले युद्ध का गेम पलट देता, पूरे इराक को ये अकेले हरा दिया था 7वां बेड़ा, अकेला गेम पलट देता इसके परमाणु बम से लेकर। और दूसरा एक बात और होता है ना, देखिए गांव का बहुत बड़ा दबंग आदमी आपको एक तमाचा मारेगा ना, तो आप बस कंप्रोमाइज करिएगा, आप पलट के उसको नहीं मारते। और ये सबसे बड़ी गलती हो जाती, पलट के मजबूत इंसान को कभी नहीं मारना चाहिए। अब मारना चाहिए तो एक बार में उठना नहीं चाहिए। एक बार में अगर उठना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं, कितना भी बड़ा रहे यहाँ पे, एक बार में उठना नहीं चाहिए। कहीं कुछ मार दो ससुराल, लेकिन एक बार में। भारत ने कहा कि कुछ भी हो जाए 7वां बेड़ा आओ। मानते हैं कि नहीं लड़ पाएंगे तुमसे, क्योंकि हमारे पास उस समय टेक्नोलॉजी नहीं, मारेंगे तो तुमको हम पक्का। ये चोट्टा अमेरिका ब्रिटेन को भी बुला लिया, चल 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 मारे के हो लोग, चल 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 चल। फ्रांस को भी बुला लिया, चल 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 भारत के मारे को। आई चोट्टा आ गया सब। आज ये मोदी जी को बर्गर खिला रहा है सब, समझ में आ गया कि नहीं, पिज्जा खिलाता है सब। लेकिन ये चोट्टे मारने आए थे सब हम लोग को। इतिहास कोई भूल जाए, हम ना भूलने वाले हैं, कभी नहीं भूलना चाहिए इतिहास। ये हम मानते हैं कि हम लोग भी लिट्टे का मतलब हुआ था, युद्ध में सब कुछ दिया जाता, लेकिन अमेरिका भी शरीफ नहीं। युद्ध में कोई अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में हम लोग को देश देखना है, शराफत नहीं, समझा गया ना। सब आया था सब मिल के मारने। इंदिरा गांधी के तो हालत खराब हो गई। इन्होंने कहा रसिया को, याद है कुछ, गइलो हमारा हालत खराब। ये सब लेके आई चोट्टा बहुत कमीना होता है सब। पहले अमेरिका आएगा, फिर ब्रिटेन आएगा, फिर फ्रांस आएगा, उसके 29 देश आ जाएंगे सब नाटो सेना लेकर। अब बताइए 29 देशों से एक आदमी अकेले लड़ पाएगा, वो भी भारत जैसा उस समय 1971 में विकासशील देश। हमारे पास कुछ भी नहीं था उस समय, फैक्ट्री तक बढ़िया से नहीं थी। रूस ने कहा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन न, हम भी भेजते। इसने भेज दिया अपना 40वां बेड़ा।
तो 40वां बेड़ा आके हिंद महासागर में लग गया। 40वां बेड़ा के साथ जितने भी पनडुब्बियां, इसने उस समय 8-9 गो पनडुब्बी भेजा और हर पनडुब्बी में परमाणु हथियार थे सर। पनडुब्बी को रूस ने जानबूझ के पानी के ऊपर ले आ दिया कि देखो यहाँ चारों ओर से सजा दिया, जहाज वहाज सब सजा दिया यहाँ। और विक्रांत को कहा कि निकलो अब तुम कहां से, अंडमान निकोबार, मारो इसको धक। अब भारतीय सेना पूरा समझ जाइए कि सुपर ओवर खेलने के लिए तैयार थी। इंडियन आर्मी चारों ओर से घेर ली, एयरफोर्स चारों ओर से घेर ली, नेवी घेर ली। इसने कहा कि हम गारंटी लेते हैं कि चोट्टा में से एक वो अंदर नहीं आएगा, बाकी तुमको धोना है तो धो दो। इंदिरा गांधी मानेकशा से कहीं सुन रहे हैं ना, मानेकशा कहा कि आपको सुनाने की जरूरत नहीं, काम चालू है, वर्क ऑन प्रोग्रेस। इतना मार मारा गया बांग्लादेशियों को जिसका कोई हद नहीं। और यहाँ आके खड़ा हो गया कौन सा, 40वां। अमेरिका यहाँ पहुंच गया, इसका बेड़ा 7वां बेड़ा। इस सोचा इधर से निकले तो इधर आ जा रहा था, सोचा इधर से निकले तो इधर आ जा रहा। नहीं, अझुराने का तरीका, आओ तो ना देख लेते, चल तो तनी नहीं गांव में तो जो तो हमारी खेत में तनी जेबी यहाँ आओ तो देखते हैं। अब इसके ऊपर मिसाइलें तैनात, ऑटो एयर डिफेंस की मिसाइल। इसके पास जो एयर डिफेंस S-400 अभी भी कितना तगड़ा, कोई आता है S-400 के आगे, कोई नहीं। इसने अपने एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया और वो एयर डिफेंस इतना खतरनाक था कि 400 किलोमीटर के दायरे में कोई भी आएगा ना तो जहाज के कैप्टन को वार्निंग दे देगा कि आ गए हैं एक आदमी नाश्ता के लिए। 400 किलोमीटर दूर पहले कैप्टन को बता देगा कि खाना पीना छोड़ो लग जाओ। और अगर 300 किलोमीटर तक आ गया तो पूरे जहाज पे वार्निंग बजा देगा, पूरा सायरन बजा देगा कि आ गया है कोई, 300 किलोमीटर दूर है। 200 किलोमीटर पे रहेगा तो सीधा खबर भेज देगा मॉस्को कि चोटा कुछ नहीं किया है अभी तक, हम उसको 400 किलोमीटर से वार्निंग दे रहे हैं, अभी तक क्या नहीं किया यहाँ पे। और 100 किलोमीटर के दायरे में आएंगे तो कहेगा भाड़ में जाओ, मार देते खुद। रूस ने पूरे अपने एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया और अमेरिका को बता दिया कि दम है तो आ जाओ। अमेरिका 400 किलोमीटर दूर से कह रहा था वापस चल जाओ, ठीक नहीं होगा वापस चल जाओ, ठीक नहीं होगा। कहा अमेरिका ने कहा कि हमारे पास 150 से ज्यादा परमाणु हथियार लेके आए हैं, छोड़ेंगे नहीं भारत को इस बार। हमेशा श्रीलंका समझाएगा, श्रीलंका से भगा दिया, नेपाल से भगा दिया, अब की नहीं जाएंगे हम, हमारे पास 150 से ज्यादा परमाणु हथियार है। रूस ने कहा कि जब हम चले थे तो हमें बहुत जल्दबाजी, इसलिए हम गिनती नहीं किए, लेकिन लगभग 300 से ज्यादा है। कहा कि हम गिने नहीं है लेकिन 300 से ज्यादा, गिनती चालू थी 300 के बाद, अगर हम गिने नहीं, जल्दी में आना था, हमको इस सब का धमकी मत देना, बहुत महंगा पड़ेगा। तो इंग्लैंड कहा था सॉरी वी आर लेट, वी शुड रिटर्न, यू शुड रिटर्न और यू मस्ट हैव टू रिटर्न, तुम्हें लौटना ही होगा। चल गया ब्रिटेन, चल गया यहाँ पे। ब्रिटेन को एहसास हो गया था कि 1857 नहीं, देश आजाद हो चुका। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जूता भिगा के मारना किसे कहा जाता है? ये INS विक्रांत जो था ना, ये ब्रिटेन से खरीदे थे लोग भर रास्ता अमेरिका ब्रिटेन को घर आया था, तोरा बेचला बिना जरूरत था, काय बेचा रहे तुम उसको भर रास्ता घर आया था। और कह व्हाट विल आई डू, आई डोंट नो द व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, ओकरा कौन जी पता फ्यूचर में क्या हो जाएगा। अब जाओ तुम यहाँ से। अब यहाँ से जब ये लोग चल गए, 1.5 महीना बाद गया था रूस यहाँ से, 1.5 महीना तक लंगर डाल के खड़ा था। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, 2 नए दोस्त से अच्छा एक पुराना दोस्त होता है। और आज भी हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं रूस के लिए। और अंदर तबाही मचाया था कौन? विक्रांत विक्रांत खरीदा कहाँ से गया था? इंग्लैंड से। बड़ी गरियाया था अमेरिका इंग्लैंड। इसलिए देखिएगा जल्दी अमेरिका वगैरह बड़ा हथियार भारत को बेचना नहीं चाहते हैं। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र। यहाँ से पाकिस्तान की 93,000 फौजी ने सरेंडर कर दिया। 93,000, 1 लाख फौजियों ने अपना बेल्ट उतारा। फौजियों के सरेंडर का होता है स्टार नोच दिया जाता है, बेल्ट रख दिया जाता है और बंदूक को नीचे रख दिया जाता है। सारे फौजी खड़े थे बंदूक लेके। उन गधों के सामने अगर हिम्मत, अगर भारतीयों के सामने कोई कहता सरेंडर करने के लिए, 93,000 फौजी धाए धाए गोली मारते कि निपट जाता। लेकिन ये गधा 93,000 बंदूक लेकर बेल्ट उतार के रख। ठीक हुआ कि बांग्लादेश में हुआ, बिहार में होता तो उघारे करके सरेंडर करा। नहीं समझ में आया? इसलिए ना हम लोग बदनाम है कुछ कुछ कांड हम लोग भी बहुत खतरनाक किए हैं, नहीं तो ऐसे ही कोई बदनाम थोड़े हो जाता है। बड़ी मार मारते लोग हम लोग। पाकिस्तान ने कितने को सरेंडर किया? 93,000। उसी लड़ाई में जहां 120 फौजियों ने सरेंडर नहीं किया, उसी लड़ाई में 93,000 ने सरेंडर। इसका कारण भी है, बाप बाप होता है। समझ में आएगी नहीं? इनको लगता है कि भारत से ये कश्मीर छीन लेंगे। अपना बांग्लादेश याद करो, भारत से कश्मीर छीन लेंगे। यहाँ 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था और उसको हम लोग सरकारी स्कूल में सेशन बंद किए थे कि एडमिशन नहीं होगा सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में लकड़ी के बेंच पे बैठाए थे सबको, सूतने का जगह नहीं था, लकड़ी के बेंच पे बैठा रहता था सब 2 महीना तक। फिर बाद में शिमला समझौता हुआ और शिमला समझौता में वापस उसे लौटाया गया। यहाँ भारत ने एक गलती कर, उसको कहना चाहिए था
कि तुम यहाँ से पीओके से जब तक नहीं लौटोगे इन 93,000 को हम नहीं लौटाएंगे। लेकिन आगे बात समझिए, 50 साल आगे आके 50 साल पहले की घटना पे आपको हंसना बहुत ईजी होता है। याद रखिएगा, आज से 50 साल बाद आने वाली पीढ़ियां हम लोग का मजाक उड़ाएगी कि कोरोना से मर गया था, मजाक उड़ाएगी। 50 साल तो बहुत दूर है, 5 साल वेट कीजिए, लोग कहेंगे कोरोना से मर गया, खांसी सर्दी से मर गया। कि 50 साल बाद चीजें बहुत चेंज हो जाती। आज आप अपने परदादा को भले बोल सकते हैं कि जमीन इतना सस्ता मिल रहा था, काहे नहीं खरीद लिए, 2-3 हजार रुपया में जमीन मिल रहा था, आप वही खरीद लीजिए ना, नहीं तो आने वाले 100 साल में आपके बाल बच्चे गरियाएंगे कि इतना सस्ता जमीन सस्ती थी तो पैसा भी उस समय कम था। अभी के और में कह सकते उस समय इतना बड़ा दबाव था, अमेरिका मार देता, अमेरिका को मिसाइल तो क्या कर लेते। दूसरे के बल पे हम लोग कब तक लड़ाई लड़ेंगे? यूक्रेन तो लड़ने गया था दूसरे के बल, ज्यादा देर तक युद्ध सही नहीं है। लेकिन शिमला समझौता में एक चीज अच्छी बात थी कि दोनों देश कभी भी किसी थर्ड पार्टी को एंट्री नहीं करेंगे। जब भी समझौता होगा कश्मीर के मुद्दे पर तो आपस में बैठ, अब पाकिस्तान चल जाता है सऊदी अरब देशों के पास यूएनओ में, तो भारत कहता है कि देख भाई तोरे प्रधानमंत्री का साइन है रे, क्या कहा है कि भारत कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए किसी तीसरे को बीच में नहीं ले। तोरे अब्बा का साइन है ना? हाँ अब्बे तो साइन किए थे, अब अब्बा बकलोल निकले तो हम क्या करें वापस आ जाते हैं। यूएनओ भगा देता है, अरब देश वाले भगा देते हैं। सब अरब देश वाले जानते हैं कि भारत से उनको काफी फायदा है, म्यूचुअल रिलेशन, हमारा भी अरब देशों के साथ काफी फायदा है। हम लोगों को एक बहुत बड़ा रोजगार और एक सस्ता पेट्रोल मिलता है। देखिए पेट्रोलियम यहाँ से नहीं मिलेगा तो काफी दूर हो जाएगा। और जो छोटपा का नेतवा है सब, एगो मीडिया वाला को देखे वो कह रहा है कि यूएनओ मतलब क्या होता है। हमके देखो इस चोटा यूएनओ मतलब क्या होता है बोल रहा है, जिसके लिए हम लोग आज तक हम लोग कह रहे हैं कि अस्थायी सदस्यता मिल जाए। मीडिया वाला कह रहा है यूएनओ मतलब क्या। हमें रिलेशन बना के रखना है, सबसे अझुरा के नहीं रखना है हम लोग। अरब देश वाला कभी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया सर। अब भाई कोई किसी का चमचाई करेगा तो कुछ बोलबे करेगा। अब कोई आके हमरे पैर पकड़ ले, खांजा हमारा खेत हो लेके जोत दिया तो नहीं बोल दीजिए अरे हमरा अरे बाप रे, तो हम बोलिए देंगे कि अरे भाई बेचारा का खेत देख लीजिए, इससे क्या नहीं समझ में आया। तो पाकिस्तान जाके हाथ गोड़ जोड़ लेता सऊदी वाले का, अरे मालिक माई बाप आप ही कुछ कीजिए यहाँ पर। तो मोदी जी से कहते हैं देखिए बेचारा काहे रो रहा है इसको, देखिए तो मोदी जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, हवेली पे भेज देना हवेली पे मामा ठाकुर बैठा है अमित शाह तो कौन ना सुनने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तो इस प्रकार किसका निर्माण हुआ? बांग्ला। अब इनको लगता है कि कश्मीर ले लेंगे। हाँ आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया? अब भारत ने शिमला सम्मेलन में कहा कि हम 93,000 फौजियों को तभी छोड़ेंगे जब तुम शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ो। शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ा गया और वो यहाँ आके पहले प्रधानमंत्री बने, शेख मुजीबुर रहमान। किसी को दिक्कत? अब पाकिस्तान भड़क गया था, उसने आतंकवादियों से कहा कि शेख मुजीबुर रहमान को मरवा, पूरी खानदान को मरवा दिया। शेख मुजीबुर रहमान पूरे खानदान को मरवा दिया। किसने? पाकिस्तान। इसकी बेटी पढ़ती थी शेख हसीना इंग्लैंड में, बस वही बच गई।